फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन को हिंदी में अतिसंयुग्मन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतिसंयुग्मन, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन हिंदी में अतिसंयुग्मन, या इसका एक नाम और है। जेई 2013 में एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जेई 2013 वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। अगर आपको इसका ये वाला नाम पता है, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा टू पी या सिग्मा टू पाई, और क्योंकि इस इफेक्ट को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था बाकर एंड नाथन साहब ने, तो बाकर एंड नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। बिसाइड दीज नेम्स, इसके एक दो और नाम है वो आपको पता होना चाहिए। इसके एक दो और नाम है, उसे बोलते हैं स्यूडो रेजोनेंस, है ना। इसे स्यूडो रेजोनेंस भी बोलते हैं, है ना। इसे स्यूडो रेजोनेंस भी बोला जाता है, या फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस। स्यूडो या फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस, स्यूडो या फिर एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा जो चीजें यूज की जाती हैं वो है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन टर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो हाइपर कंजुगेशन, इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा टू पी या सिग्मा टू पाई, बाकर एंड नाथन इफेक्ट, एक्सटेंडेड या फिर स्यूडो रेजोनेंस, है ना। रेजोनेंस आपको पता है। रेजोनेंस में क्या है? रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वही सेम चीज आप इसमें देखने जा रहे हैं। इसमें भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। किस तरीके से और किन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, इस चीज को समझना जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? क्या सारे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे? आंसर है नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे। कुछ स्पेसिफिक, तो वो स्पेसिफिक क्या है, कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा, आइए उसके बारे में समझते हैं। तो जो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, कार्बोकैटायन, एल्कीन या एरीन। एरीन बेसिकली हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या फिर कार्बन फ्री रेडिकल। चंदा मामा कार्बन पे, इसका मतलब फ्री रेडिकल है। तो इन तीनों में कार्बोकैटायन, एल्कीन, एरीन या फिर फ्री रेडिकल में नॉर्मली ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। बातें क्या कंडीशन है हाइपर कंजुगेशन के लिए? तो इसके लिए कंडीशन ये है, स्पेसिफिकली एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट वन अल्फा एच, एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए? कार्बोकैटायन, एल्कीन या फिर एरीन। तो जी क्या हो सकता है? बेसिकली कार्बोकैटायन, क्या हो सकता है? एल्कीन, क्या हो सकता है? एरीन, क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल। सम टाइम ये इफेक्ट एल्काइन में भी वर्क करता है, मैं आपको आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा, बट नॉर्मली एल्कीन में हम लोग इसका केस देखते हैं। तो जो भी जी होगा उससे अटैच्ड कार्बन को क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन बोलेंगे। और जिस नेचर का कार्बन उसी नेचर का हाइड्रोजन, तो एसोसिएटेड हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन, दिस अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज। अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो फिर हाइपर कंजुगेशन वाला फैक्टर वर्क नहीं करेगा। तो क्या बात आपको याद रखनी है? एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, वो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से अटैच होना चाहिए, और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज, राइट। तो इनमें अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पर ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। कैसे हम लोग उस इफेक्ट के बारे में जानेंगे? कार्बोकैटायन के बारे में बात किया जाए, है ना। कार्बोकैटायन में कैसे ये इफेक्ट देखेंगे? कार्बोकैटायन मतलब कार्बन से, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से अटैच्ड कार्बन एटम के पास अगर हाइड्रोजन होगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम से अटैच्ड कार्बन के पास हाइड्रोजन होगा, तो वहां पर इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाएगा। सिमिलरली
डबली बॉन्डेड कार्बन, वो डबली बॉन्डेड कार्बन क्या हो सकता है? वो डबली बॉन्डेड कार्बन हो सकता है एल्कीन का या फिर एलीन का। वो डबली बॉन्डेड किसका हो सकता है? एल्कीन का या एलीन से। इससे एसोसिएटेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सिमिलरली हम लोग बात करें फ्री रेडिकल, अगेन सेम चीज है, सेम कॉन्सेप्ट है। कार्बन के पास, कार्बन फ्री रेडिकल से अटैच्ड कार्बन के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और ये बेसिकली 3 केसेस हम लोग फ्री रेडिकल बोलेंगे। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स एक कंडीशन हो गई हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए। पहली कंडीशन क्या है? कार्बोकेटाइन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, एल्कीन या एलीन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन, और फ्री रेडिकल के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगली बॉन्डेड होना चाहिए। अब बात है इसमें कैसे हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होता है। तो जिस स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए उसके बारे में समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। जब भी बॉन्ड ब्रेक या फिर फॉर्म करेंगे हमेशा एरो का यूज करें। नेगेटिव चार्ज क्यों यहां पे लेके आए? बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज होगा तो न्यूट्रलाइज होगा। कैसा चार्ज होना चाहिए? अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? दोनों न्यूट्रलाइज होंगे, और न्यूट्रलाइज होके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इसके बने। आइए यही चीज हम लोग बात करते हैं अगर एल्कीन या एरीन का केस है, बिल्कुल सेम केस है। हम लोग क्या करेंगे? बात ही, क्योंकि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसमें बॉन्ड रोटेट करने पड़ेंगे, साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन करना भी पड़ेगा। बात है इन दोनों में कौन सा बॉन्ड पहले रोटेट किया जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट चाहता है। वही चीज यहां पर भी है, जो लूजली है बॉन्ड होगा वही बेसिकली ड्राइविंग फोर्स होगा बॉन्ड रोटेट करने के लिए। सिंस पाई बॉन्ड यहाँ पर जो है वो वीकर बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्गर, तो पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, देन आफ्टर इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन का रोटेशन होगा, अगेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और ये इसका दूसरा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा। जो बॉन्ड जहां पर है वो एज इट इज बोल रहा है डोंट टच, आपको केवल उन्हीं बॉन्ड को टच करना है, उन्हीं बॉन्ड को टच करना है जिन पर चार्ज आ रहा है या फिर न्यूट्रलाइज हो रहा है, जिसको हम लोग बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं या फिर फॉर्म कर रहे हैं। बाकी जो जैसी चीजें हैं वो आपको एज इट इज रखनी है। तो इस पर क्या हो जाएगा? इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लाइक दिस। वही सेम चीज हम लोग बात करें फ्री रेडिकल में। फ्री रेडिकल में भी सिंपल, फ्री रेडिकल में भी अगर हम लोग बात करें सिंपल, याद रखिएगा फ्री रेडिकल जब होगा, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करेगा, यानी जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो होमोलाइसिस फिशन करना पड़ेगा, यानी फिश हुक एरो का यूज करना होगा। फ्री रेडिकल बेसिकली फ्री रेडिकल से कंबाइन करेंगे, जब फ्री रेडिकल से कंबाइन करेगा एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो जहां पर है वो एज इट इज रखिए, जो जहां पर है वो आपको एज इट इज रखना है। आप तीनों में एक खास बात देख रहे हैं, तीनों में एक खास बात देख रहे हैं, वो खास बात क्या है? हाइड्रोजन की पोजीशन रिटेन हो रही है। नॉर्मली बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आयन सेपरेट हो जाते हैं, बट इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की पोजीशन रिटेन है। यही रीजन है इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस। जब भी आप इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन की पोजीशन एज इट इज है, इसी वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बोलिए, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये भी एक टर्म है बेसिकली हाइपर कंजुगेशन के लिए यूज किया जाता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलने के पीछे लॉजिक एक बार मैं फिर से बताता हूं। सिंस हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, जब हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन बेसिकली उसके फील्ड में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नीचे हो गया, डबल बॉन्ड आया,
इलेक्ट्रॉन रिच हुआ, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को फोर्स की वजह से ये हाइड्रोजन एज इट इज यहीं पे रहता है, यही रीजन इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, राइट। तो हाइपर कंजुगेशन का एक बार हम लोग फिर से इसको समराइज कर रहे हैं। अल्फा हाइड्रोजन बोले तो हाइपर कंजुगेशन, किसमें अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना है, कार्बोकैटायन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया, एल्कीन और एरीन में, सम टाइम एल्काइन में भी ये चीज ऑब्जर्व होता है, वो इसके आगे में चीजें। हाइपर कंजुगेशन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये बोलती है कि इसमें जो ओवरलैपिंग होता है वो ओवरलैपिंग रियल रेजोनेंस के रिस्पेक्ट में ओवरलैपिंग एरिया लेस आता है, और ओवरलैपिंग एरिया लेस आता है डेट्स वाई बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वीकर। रियल रेजोनेंस के बारे में बात करेंगे, वहां पर जो बनने वाला पाई बॉन्ड होता है मच स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू दिस वन। तो हम लोग यही जानते हैं कि आखिर यहां पर जो ओवरलैपिंग एरिया है वो रियल रेजोनेंस से कम कैसे होता है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसे बहुत अच्छी तरीके एक्सप्लेन किया है, आइए बात करते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे डिफाइन कर रहा है। कार्बोकैटायन है तो इसका हमेशा स्टेट sp2 वैकेंट p ऑर्बिटल, कैसा है ये, वैकेंट p ऑर्बिटल है ना, वैकेंट p ऑर्बिटल है। इसके बगल वाले पोजीशन पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन है sp3 और s ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग है। तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां पर जो लोन पेयर आएगा वो किसमें होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, है ना। लोन पेयर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। तो जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, और इसके बारे में बात करें, यहां पर प्योर p ऑर्बिटल है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा मीन 90 डिग्री होगा। तो जब दो p ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं तो इनके बीच में रिलेटिवली जो डिस्टेंस होता है लेस होता है, लेकिन यहां पर जब sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसका जब p ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि डिस्टेंस मच ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्योर p ऑर्बिटल, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, दो तरीके की ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, लाइकवाइज ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोला जाता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग इस तरीके। तो जब साइड वाइज ओवरलैपिंग है भी तो p ऑर्बिटल में ही ओवरलैपिंग एरिया लेस आता है, और यहां पर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसका डिस्टेंस प्योर p ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली ज्यादा है। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग एरिया आएगा या बनने वाला बॉन्ड होगा वो वीकर बॉन्ड होगा रियल p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से। यही रीजन है जो हाइपर कंजुगेशन का कंट्रीब्यूशन होता है रियल रेजोनेंस से कम होता है। सिमिलरली हम लोग वही बात एल्कीन में हम लोग करेंगे। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन में जो अल्फा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड होगा जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इस पे लोन पेयर किसमें होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। पाई बॉन्ड जब रोटेट करेंगे, पाई बॉन्ड के रोटेशन से जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो आपका इस वैकेंट p ऑर्बिटल का इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्शन हुआ, बॉन्ड किस तरीके से रोटेट हुआ, इस तरीके से रोटेट, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया, मीन कार्बोकैटायन बन गया। वैकेंट p ऑर्बिटल बिल्कुल यही सेम केस बन जाएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल इस पे लोन पे, तो इसमें भी क्या होगा, अगेन लेटरल ओवरलैपिंग होगा। फिर से बिल्कुल सेम कॉमन बात है, दोनों में जो ओवरलैपिंग हो रही है साइड वाइज हो रही है, और प्योर p ऑर्बिटल और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड, तो अगेन इसमें जो ओवरलैपिंग एरिया होगी लेस होगी, और बट ऑब्वियसली बात है ओवरलैपिंग एरिया लेस होगी तो जो बॉन्ड होगा वो वीकर बॉन्ड होगा। सिमिलरली फ्री रेडिकल के बारे में बात करें, फ्री रेडिकल में भी बिल्कुल वही सेम चीज है। जब इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर रहेगा, और यह बगल वाले कार्बन एटम जो कि हाफ फील्ड है, बगल वाले कार्बन एटम जो कि हाफ फील्ड है, अभी क्या है, यहां पर होमोलाइसिस करेंगे। तो जब होमोलाइसिस करेंगे तो इसका
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्योर p ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, और साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा अगेन बॉन्ड का फॉर्म। तो तीनों में एक बात क्लियरली कॉमन आ रही है कि यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल टू प्योर p ऑर्बिटल के साइडवाइज ओवरलैपिंग से, जबकि रियल रेजोनेंस के केस में क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन प्योर p ऑर्बिटल के साथ होता है। यही रीजन है यहां पर जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो वीकर बॉन्ड होता है। यही रीजन है इसे रेजोनेंस का छोटा भाई भी बोलते हैं, दैट इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस या स्यूडो रेजोनेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करने लगे। इसके एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशन इसमें एक चीज और है, हम लोग रिवर्स हाइपरकंडक्शन का मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है कार्बोकैटायन, एल्कीन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी डिफाइन करने में। तो किसी भी कार्बोकैटायन, एल्कीन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या फिर आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स। उस कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या फिर एल्कीन में जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, करस्पॉन्डिंग कार्बोकैटायन, एल्कीन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा C2H बॉन्ड मोर द स्टेबिलिटी, राइट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। सिंपल एग्जांपल CS3 CS2 पॉजिटिव। स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। चलिए स्टेबिलिटी कंपेयर करने की बात करें, इससे पहले इसके हम लोग बात करते हैं इसके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। तो जब भी हाइपर कंजुगेशन देखना है तो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन। किसके रिस्पेक्ट में, कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन। कितने इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतने ही होंगे। तो फंक्शनल ग्रुप या कार्बोकैटायन बोले, कार्बोकैटायन से डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से एसोसिएटेड जो हाइड्रोजन होगा उसे हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 अल्फा है, तो इसके 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे। तो वो 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स कैसे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसके कैसे लिखेंगे, जैसे कार्बोकैटायन का सिमिलरली फ्री रेडिकल एंड एल्कीन का भी। तो आइए बात करते हैं कार्बोकैटायन का अगर हाइपर कंजुगेटिव, इस पर्टिकुलर के इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखना कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है एक तरीके से, हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस में दोनों कॉमन बात है, इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट किए जाते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रोटेट किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन रोटेट ड्राइविंग फोर्स क्या, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने कैसे न्यूट्रलाइज होगा पॉजिटिव चार्ज, जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन का नेगेटिव और कार्बोकैटायन पे पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। जब भी आप बॉन्ड ब्रेक या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इनो का जरूर यूज करें। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा करने पे कुछ इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। नेगेटिव पॉजिटिव जब भी कंबाइन करेंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। लाइकवाइज सिमिलरली जितनी प्रोबेबिलिटी इस C2H बॉन्ड पे पार्टिसिपेट करने की है हाइपर कंजुगेशन में, उतना ही इक्वल प्रोबेबिलिटी इसका भी है ये। तो जब ये जाएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। जो जैसे हैं उनको एज इट वो बोल रहे हैं डोंट टच। सिमिलरली ये वाला C2H बॉन्ड का पार्टिसिपेशन होगा कि कुछ इस तरीके से। तो जब आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक खास बात आप इसमें देखते हैं, इंटरेस्टेड बात ये है कि नॉर्मली बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो आयन सेपरेट हो जाते हैं, जो अपोजिट आयन बनते हैं। क्योंकि हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आयन अपोजिट आयन में सेपरेट हो जाते हैं। ये केस ऐसा है, यहां पर आयंस सेपरेट नहीं होते हैं। तो बात है कौन सा फैक्टर है जो कि इसको सेपरेट नहीं होने देता है। तो फैक्टर सिंपल है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पाई बॉन्ड मीन इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच हुआ हाइड्रोजन 0 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एक इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। इस अट्रैक्शन फोर्स के वजह से हाइड्रोजन की पोजीशन है। तो जब भी आप किसी का भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, जब आप अल्फा C2H बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो H की पोजीशन रिटेन रहती है। यही रीजन है
इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसे बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, राइट। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। एक कार्बोकेटाइन इस तरीके से दिया है और दूसरा कार्बोकेटाइन ऐसा दिया है। आपको इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। इसमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। इसकी बॉन्ड लेंथ अगर ए है, इसकी बॉन्ड लेंथ बी है, दोनों में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। तो आइए बॉन्ड लेंथ कैसे कंपेयर करते हैं, चलिए देखिए। यहां पर जो C2C बॉन्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, C2C बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन अल्फा कार्बन, दोनों में अल्फा कार्बन तो कॉमन हो गए। बट इस पर्टिकुलर केस में दो अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? दो अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं तो उसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं। तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से क्या होगा? इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा जैसे ऊपर लिखा हुआ है। जबकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा, डेट्स वाई यहां पर ये प्योर सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां पर क्या है? प्योर सिंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। फिर से सुनिए, जितना ज्यादा बॉन्ड बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती जाएगी। तो जब यहां पर बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, यहां पर बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जबकि यहां पर प्योर है, तो आंसर हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लेंथ का रिलेशन कैसे आएगा? बी और ए में बी इज ग्रेटर देन ए होगा, राइट। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन मुझे और डिस्कस करना है, वो भी देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है बेसिकली प्रोपीन और प्रोपाइन, प्रोपीन और प्रोपाइन बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। प्रोपीन और प्रोपाइन में बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है। किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा? कौन सा बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है? आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है ये वाला, आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है ये। दोनों में आप देख रहे हैं C2C सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड होती है तो बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। 1.54 एंगस्ट्रॉम में ये बॉन्ड लेंथ होती है अगर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो क्या यहां पर दोनों के बॉन्ड लेंथ सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है नॉर्मली जो हाइपर कंजुगेशन होता है एल्कीन में होता है, बट समटाइम एल्काइन में भी होता है। तो सेम कंडीशन यहां पर है, एल्काइन अल्फा हाइड्रोजन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3 है ना, ये अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर इसका एक एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखा है तो बात बन जाएगी। एक एक जब इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे तो बेसिकली कुछ इस तरीके से इसका हाइपर कंजुगेटिव, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे और बॉन्ड ब्रेक करने पे ऐसा हो जाएगा, है ना, C2H बॉन्ड ब्रेक करें कुछ इस तरीके से, इसको रोटेट किया, अल्फा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक किया और यहां का चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज। वही चीज यहां की जो बात करें अल्फा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, CS2 डबल बॉन्ड H पॉजिटिव होगा, यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगा बॉन्ड। तो दोनों में कॉमन बात क्या है? दोनों में ही हाइपर है, यानी कि यहां का जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हैं और यहां का सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं, दोनों ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं।